नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 11 तक पढ़ लिया। भाग 11 में आपने आरएनए के बारे में जाना कि आरएनए किसका बना होता है, उसकी संरचना के बारे में जाना। आपने आरएनए के प्रकार के बारे में जाना। आरएनए 3 प्रकार का होता है, संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। भाग 11 के अंतर्गत आपने संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब आते हैं हम भाग 12 में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि होगा स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 11 में क्वेश्चन पूछे गए तो उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए में कौन सा पेंटोस शर्करा पाया जाता है। तो आरएनए में कौन सा पेंटोस शर्करा पाया जाता है? राइबोस शर्करा। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए में नाइट्रोजन क्षार थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा में क्या अंतर होता है। तो राइबोस शर्करा के सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है और जब तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये अंतर होता है। यानी राइबोस शर्करा के दूसरे और तीसरे कार्बन पर, पेंटोस शर्करा के दूसरे और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा में केवल तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सेकेंडरी कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया था कि आरएनए एकल श्रृंखला होता है या द्विश्रृंखला। तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड की बनी एकल श्रृंखला होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात समान होता है या नहीं। तो इसका आंसर होगा आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन का अनुपात समान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए कहाँ पर बनता है। तो आरएनए केंद्रक के अंदर बनता है, डीएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि आरएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है। तो आरएनए कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि 3 प्रकार के आरएनए में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है। राइबोसोमल आरएनए 80%। ठीक है। संदेशवाहक आरएनए कितना पाया जाता है? 2 से 4%। स्थानांतरण आरएनए 16 से 18% और राइबोसोमल आरएनए सबसे अधिक 80% पाया जाता है कोशिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए जिसके पास केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की सूचना होती है, ऐसे एमआरएनए को मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं, जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों में। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए वह एमआरएनए जिस पर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने की सूचना निहित होती है, ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं और ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एमआरएनए की संरचना से संबंधित 5 पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा एमआरएनए की संरचना से संबंधित। इसके 5' सिरे पर मिथाइलेटेड गुआनोसिन से बनी टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे कैप कहते हैं। इसके पीछे स्टार्ट कोडान होता है AUG, जो मिथियोनिन को कोड करता है। उसके पीछे कोडिंग क्षेत्र होता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है, और उससे पीछे होता है 3' सिरा, जिस पर पॉली A सीक्वेंस पाया जाता है। एडेनिलेट या एडेनिलिक अम्ल से बने हुए पॉली A सीक्वेंस होता है। कुछ एमआरएनए में कैप और स्टार्ट कोडॉन के बीच में UTR यानी अनट्रांसलेटेड रीजन पाए जाते हैं। वहीं 3' सिरे पर अगर आप देखें पॉली A सीक्वेंस और स्टॉप कोडॉन के मध्य में UTR पाया जाता है। ठीक है। 3' सिरे पर स्टॉप कोडॉन होते हैं। आपको पता है स्टॉप कोडॉन 3 प्रकार के होते हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक। उम्मीद है कि आपने ये सब चीज़ें लिख ली थी। आखिरी क्वेश्चन आपसे किया गया था कि एमआरएनए का कार्य क्या होता है। तो एमआरएनए का कार्य होता है केंद्रक में उपस्थित डीएनए की सूचना को केंद्रक से लाकर कोशिका द्रव्य में पहुंचाना और राइबोसोम से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करना। बस ये इतने क्वेश्चन पूछे गए थे भाग 11 में, जिसके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 12 में इसके आगे टॉपिक बारे में पढ़ेंगे, जो कि है स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तो इससे पहले हम बुक पे आए, हम कुछ बातें व्हाइट बोर्ड पर करते हैं। दूसरा है आपका स्थानांतरण आरएनए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए।
शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं टीआरएनए। इसको स्थानांतरण आरएनए क्यों कहते हैं? इसका काम ही होता है किसी चीज़ को स्थानांतरित करना। किसी चीज़ में कौन? सिर्फ अमीनो अम्ल, सबको नहीं। अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, बताते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो इसी वजह से इसको स्थानांतरण कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो ये कि यह सबसे छोटा एमआरएनए होता है, सॉरी एमआरएनए नहीं, आरएनए, या सबसे छोटा आरएनए होता है जो लगभग 70 से 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कौन से न्यूक्लियोटाइड? राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। क्लियर है? सबसे छोटा आरएनए है और देखिए कितना, लगभग 70 से 95, इतने ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 70 से 95 कितना होगा? तो छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए ये होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है, यानी घुल जाता है, जल में विलेय होता है। अतः इसे एक और नाम दिया जाता है, अतः इसे घुलनशील आरएनए, घुलनशील आरएनए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूबल आरएनए, या शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एस आरएनए भी कहते हैं। याद करिए तुरंत। टीआरएनए के बारे में सबसे छोटा है आरएनए है, लगभग 70 से 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। दूसरा, जल में विलेय होता है, इस वजह से इसे घुलनशील आरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। 2 पॉइंट आपने जाना। अगर हम इसके कार्य के बारे में देखें तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए पर जो संदेश होता है वो डीएनए से आता है, और इनमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं। जैसे AUG हो गया, UGC हो गया, CGA हो गया, UUU हो गया जो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, AGU हो गया, ठीक है, और UAA हो गया। तो ये एक एमआरएनए है। एमआरएनए पर 3 के फॉर्म में कोडॉन होते हैं, अभी बताया जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं कूट, इंग्लिश में कोडॉन। तो ये जो कोड होते हैं वो हर अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए कुल सक्रिय कोडॉन 61 होते हैं। 61 कोडॉन होते हैं, जिनके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। कोडॉन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल की चाबी हैं, कह सकते हैं। अमीनो अम्ल के, एक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट कोडॉन होता है। जैसे AUG है ना, तो AUG किस अमीनो अम्ल का कोडॉन है? मिथियोनिन का। मिथियोनिन अमीनो अम्ल का कोड होता है AUG। कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं? एमआरएनए पर। और इससे संबंधित जो एंटी कोडॉन है वो पाया जाता है टीआरएनए पर। यह है टीआरएनए। इससे संबंधित टीआरएनए पर एंटी कोडॉन पाया जाता है। जैसे A है तो यहाँ पर U होगा, U है तो A होगा, G है तो C होगा, UAC। ये क्या है? एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। और ये क्या है? कोडॉन। AUG ये किस अमीनो अम्ल का कोडॉन है? मिथियोनिन का। टीआरएनए के 3' सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ा होता है।
अब चूंकि AUG का है अमीनो अम्ल तो कौन सा होगा, मिथियोनिन। यानी ये जो tRNA है उसके 3' सिरे पर मिथियोनिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका एंटीकोडन UAC है जो कि मिथियोनिन के लिए होता है। tRNA का काम यही होता है कि इन अमीनो अम्ल को लाना कहाँ पर, mRNA पर, और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। टेम्परेरी जुड़ते हैं, परमानेंटली नहीं। इसी के साथ फिर दूसरा tRNA आता है अपने अलग कोडॉन और अपने अलग अमीनो एसिड के साथ, और इससे आकर जुड़ता है ACG। ठीक, अब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। इस तरह से फिर एक और tRNA आता है अपने अमीनो एसिड को लेकर और इससे जुड़ता है, फिर ये इससे जुड़ता है। तो tRNA का कार्य क्या होता है कि अमीनो एसिड को पकड़ कर mRNA के पास लाना, और फिर यहाँ पर इसको छोड़कर, इस अमीनो एसिड को यहाँ पर छोड़कर ये tRNA यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये इसको छोड़ दिया, अब ये इससे अटैच हो गया, तो अब ये भी mRNA tRNA यहाँ से चला जाएगा। अब ये tRNA है, अब कोई और tRNA जब आएगा तो ये अमीनो एसिड उससे जुड़ेगा, तो ये भी tRNA यहाँ से चला जाएगा। यानी tRNA का काम क्या होता है, अमीनो अम्लों को पकड़ कर mRNA के पास लाना, जिससे प्रोटीन बन सके। क्योंकि देखिए अमीनो अम्ल 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं, और अमीनो अम्लों के श्रृंखला क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या बनता है, प्रोटीन, जिसके बारे में आपको बताया गया है कि DNA से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। तो mRNA से प्रोटीन बनने में tRNA सहायक होते हैं। किस प्रकार से tRNA सहायक होते हैं, अमीनो अम्लों को पकड़ कर mRNA तक लाते हैं। क्लियर है सारी बातें। तो tRNA का कार्य आपने जाना, सब कुछ भी आगे डिटेल बताया जाएगा प्रोसेस में, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी बात आपको बता रहे हैं। tRNA का काम क्या होता है, अमीनो अम्लों को लाकर mRNA पर छोड़ देना और फिर वहां से चला जाना। तो इस प्रकार से ये एडॉप्टर के रूप में कार्य करता है। tRNA एक एडॉप्टर के रूप में कार्य करता है, अमीनो अम्लों को लाकर mRNA पर पहुंचाता है। यानी नेक्स्ट आपका पॉइंट ही क्या है कि tRNA अमीनो अम्लों को mRNA तक पहुंचाता है और फिर वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। अतः इसे उपायोजक RNA या आपके NCERT में भी लिखा है tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल, तो इसी को कहते हैं एडॉप्टर RNA। tRNA को क्या कहते हैं, एडॉप्टर RNA। tRNA के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। एक तो tRNA ट्रांसफर RNA, दूसरा सॉल्युबल RNA और तीसरा ARNA एडॉप्टर RNA। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एडॉप्टर मॉलिक्यूल कौन है, तो क्या बताएंगे, tRNA। अब ये तो आपको पता चला कि इसे उपायोजक RNA या एडॉप्टर RNA कहते हैं। आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया गया है कि कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 अमीनो अम्ल होते हैं टोटल। 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे सेरीन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, वैलिन हो गया, ये सभी अमीनो एसिड है। इस प्रकार से कुल 20 अमीनो एसिड होते हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कुल 60 प्रकार का tRNA होता है। 60 प्रकार का tRNA होता है। और प्रत्येक tRNA अपने एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक tRNA अपने एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक tRNA है
वो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही अपने पास जोड़ता है, किसी अन्य को नहीं। जैसे ये टीआरएनए है 3' to 5', अगर इसका एंटीकोडॉन UAC है तो UAC का एंटीकोडॉन के लिए कोडॉन कौन सा होता है बताइए? एंटीकोडॉन के लिए कोडॉन क्या होगा? U है तो A है तो U और C है तो G, AUG कोडॉन होगा। और आपको पता है कि AUG कोडॉन किसको कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो एसिड को। तो यानी इसके पास अगर एंटीकोडॉन UAC है तो ये टीआरएनए केवल मिथियोनिन अमीनो अम्ल को ही अपने पास जोड़ेगा, किसी अन्य अमीनो अम्ल को अपने पास नहीं जोड़ेगा। ये कहिए कि अगर इसके पास एंटीकोडॉन UAC है और यहाँ पर मिथियोनिन की जगह पर वैलिन आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एंटीकोडॉन UAC है और UAC का कोडॉन AUG होता है और AUG कोडॉन केवल और केवल मिथियोनिन को ही कोड करता है। इस वजह से ये जो टीआरएनए है ये अपने अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड पर केवल मिथियोनिन को ही जोड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक टीआरएनए अपने एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है, यानी ये जो टीआरएनए है केवल मिथियोनिन को ही अपने साथ अटैच करेगा, किसी अन्य अमीनो अम्ल को अटैच नहीं करेगा। क्लियर है सारी बातें? तो आपने क्या क्या जाना अभी तक टीआरएनए के बारे में? पहला तो ये कि ये सबसे छोटा आरएनए होता है, याद करिए टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। इसमें लगभग 70 से 95 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और यह जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसे घुलनशील आरएनए या सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। दूसरा, इसके कार्य को देखा जाए तो यह अमीनो अम्ल को एमआरएनए तक पहुंचाता है और फिर वापस चला जाता है, इस वजह से इसे उपायोजक आरएनए या अडाप्टर आरएनए भी कहते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोशिका में कुल लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए होते हैं। प्रत्येक टीआरएनए एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है, प्रत्येक टीआरएनए अपने एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। इस तरह से अब आते हैं हम टीआरएनए की संरचना को देखेंगे। टीआरएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए की संरचना 2 प्रकार से होती है, द्विविमीय भी होती है और त्रिविमीय, यानी 2 डायमेंशनल 2D फिगर भी होता है, 3D फिगर भी होता है। यानी टीआरएनए की संरचना द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल व त्रिविमीय 3 डायमेंशनल होता है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि टीआरएनए द्विविमीय में कैसा दिखता है और त्रिविमीय में कैसा दिखता है। तो याद कर लीजिए कि टीआरएनए द्विविमीय संरचना क्लोवर के पत्ती की तरह होती है, क्लोवर की पत्ती के समान होती है, जैसे अभी बताए थे हम, ऐसे क्लोवर की पत्ती की तरह होती है। और टीआरएनए की यानी ये 2D फिगर है, टीआरएनए की 2D फिगर कैसा होता है? टीआरएनए का 2D फिगर होता है क्लोवर की पत्ती के आकार का। और टीआरएनए का त्रिविमीय संरचना यानी 3D फिगर कैसा लगता है? कैपिटल L शेप का। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हॉली, इन्होंने 1964 में टीआरएनए के क्लोवर की पत्ती मॉडल का वर्णन किया। टीआरएनए की क्लोवर की पत्ती मॉडल का
वर्णन किया। इसके अनुसार टीआरएनए में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, क्लोवर की पत्ती मॉडल का वर्णन किसने किया था? रॉबर्ट हॉली ने 1964 में। उन्होंने बताया कि टीआरएनए की जो क्लोवर पत्ती मॉडल है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, यानी 2 डायमेंशनल फिगर में अगर आप देखें तो टीआरएनए में 4 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? याद करिए। पहला ग्राही भुजा, यानी एक्सेप्टर आर्म। दूसरा प्रतिकोडॉन भुजा, प्रतिकोडॉन भुजा यानी एंटी कोडॉन आर्म। तीसरा टी साइज सी भुजा, टी साइज सी आर्म। ठीक है, इसे साई बोलते हैं। ऐसे जो संरचना बनाई जाती है इसे क्या बोलते हैं? साई। सिंबल है साई। चौथा DHU भुजा, इसे पूरा नाम है डी हाइड्रो यूरिडीन, डिहाइड्रो यूरिडीन आर्म। 4 भुजाएं होती हैं, याद करिए। टीआरएनए के क्लोवर पत्ती मॉडल में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। ग्राही भुजा, प्रतिकोडॉन भुजा, टी साई सी भुजा और DHU भुजा। आइए फिगर देखते हैं इसका, एक एक को बताएंगे। ये क्लोवर की पत्ती नुमा टीआरएनए की संरचना होती है। अब इसमें ये है 3' एंड और ये है 5' 3' एंड पर ही पहली भुजा होती है जिसे कहते हैं ग्राही भुजा, यानी एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, ग्राही भुजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पर अंतिम कोडान होता है, 3 अंतिम कोडान होते हैं CCA, और इसके 3' एंड पर ही होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, क्योंकि इसके 3' एंड पर ही अमीनो एसिड आकर जुड़ता है और इसी वजह से इस भुजा को अमीनो एसिड भुजा भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3' सिरे पर कौन सी भुजा होती है तो कहेंगे ग्राही भुजा, और ग्राही भुजा पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है जिस पर अमीनो एसिड आकर जुड़ता है टीआरएनए से, और इसी वजह से इसे अमीनो एसिड भुजा भी कहते हैं। अब अमीनो एसिड के पास होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन क्षार, कौन सा नाइट्रोजन क्षार है? एडिनोसिन वाला। तो एडिनोसिन का जो राइबोस शुगर होगा उसमें सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन पर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो इसी
एडिनोसिन के पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी या टर्सरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाता है और इस प्रकार से ये अमीनो एसिड एडिनोसिन से अटैच हो जाता है। क्लियर है बात? ये हो गया ग्राही भुजा के बारे में। ग्राही भुजा यानी एक्सेप्टर आर्म के पास कोई लूप नहीं होता। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये लूप है, इसे कहते हैं टी लूप, इसे कहते हैं डी लूप, इसे कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। लेकिन एक्सेप्टर आर्म के पास कोई भी लूप नहीं होता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टीआरएनए की किस भुजा के पास कोई भी लूप नहीं होता? तो किस ग्राही भुजा के पास लूप नहीं होता। आपने इतना जान लिया ग्राही भुजा के बारे में। ग्राही भुजा 3' एंड पर पाया जाता है, उसके आखिरी नाइट्रोजन क्षारों की श्रृंखला CCA होता है। 3' एंड पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है जिस पर अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह एडिनोसिन के पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन के उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। और चूंकि इस पर अमीनो एसिड जुड़ता है इसलिए इस आर्म को अमीनो एसिड भुजा भी कहते हैं। और ये कहलाता है टी साई सी भुजा। टी साई सी भुजा, ये जिसके इस लूप को टी लूप कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार हैं। ये सब नाइट्रोजन क्षार से ही मिलकर बने हैं। ठीक, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये पहले भुजा के बारे में हो गया। दूसरा भुजा क्या है? टी साई सी भुजा, जिसके पास टी लूप होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि टी साई सी भुजा का काम क्या है? तो इसका कार्य है राइबोसोम से जुड़ना। राइबोसोम से जुड़ने में ये भुजा काम आता है। फिर आप अगर तीसरा देखें तो तीसरा कौन सा है? प्रतिकोडान भुजा। प्रतिकोडॉन भुजा यानी एंटीकोडॉन आर्म। अब प्रतिकोडॉन भुजा के पास होता है एंटीकोडॉन, इसी वजह से इसे एंटीकोडॉन भुजा कहते भी हैं। अब जैसे देखिए 1 2 3 यानी AUG, ये एंटीकोडॉन, हाँ ये एंटीकोडॉन है ना, तो AUG नहीं लिखेंगे, UAC लिख देते हैं। AGCC UAC CGA UAGCUA। ठीक है। तो जो एंटीकोडॉन आर्म होता है प्रतिकोडॉन भुजा, उसके पास होता है एंटीकोडॉन, जिसके बारे में अभी बताए हैं। एंटीकोडॉन किसका पूरक होता है? mRNA के कोडॉन के पूरक होता है। जैसे mRNA है, तो mRNA पर नाइट्रोजन क्षार 3 के समूह में मिलकर क्या बनाता है? कोडॉन। AUG UAU CCA UAG। तो यहाँ पर देख रहे हैं AUG है, तो ये एक कोडॉन हुआ। तो इस कोडॉन का एंटीकोडॉन क्या होगा? हमेशा इसका पूरक, जैसे एडेनिन है तो क्या होगा? यूरेसिल, क्योंकि एडेनिन के साथ यूरेसिल ही जुड़ता है। यूरेसिल है तो क्या होगा? एडेनिन। ग्वानिन है तो क्या होगा? साइटोसिन, UAC। तो UAC क्या है? एंटीकोडॉन। किसका? इस कोडॉन का। इस कोडॉन का एंटीकोडॉन है। तो कोडॉन पाया जाता है mRNA पर, एंटीकोडॉन पाया जाता है tRNA पर। क्लियर है बात है? इस एंटीकोडॉन वाले सिरे को एंटीकोडॉन वाले सिरे को mRNA
रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, mRNA रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंटीकोडॉन वाले साइट को क्या कहते हैं? mRNA रिकॉग्निशन साइट, क्योंकि यही mRNA को रिकॉग्नाइज करके इससे अटैच होता है। ये हो गया एंटीकोडॉन भुजा के बारे में कि एंटीकोडॉन भुजा क्या है, कैसे सारी चीज़ें। इसके बाद आता है ये भुजा जिसे कहते हैं DHU आर्म, यानी डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म। और यहाँ पर आप देखें तो सब नाइट्रोजन क्षार से भरे हुए हैं। DHU आर्म का काम क्या होता है? तो इस पर एंजाइम से जुड़ने का एंजाइम स्थल होता है, एंजाइम साइट होता है। इस स्थल पर एंजाइम जुड़ता है, वो एंजाइम विशिष्ट अमीनो अम्ल के बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पर वो एंजाइम जुड़ता है जिसकी मदद से अमीनो एसिड tRNA से जुड़ता है। बस ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर tRNA का। tRNA के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस को कहते हैं वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म, जिसका कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या क्या जाना tRNA के बारे में कि tRNA सबसे छोटा RNA होता है जो 70 से 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जल में विलेय होता है, इसलिए इसे घुलनशील RNA या सॉल्युबल RNA भी कहते हैं। इसका काम होता है अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ कर लाकर mRNA के पास छोड़ देना, फिर वापस चला जाना। इसी वजह से इसको उपायोजक RNA यानी अडाप्टर RNA यानी aRNA भी कहते हैं। और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कुल 60 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं। और प्रत्येक tRNA के लिए अपना एक विशिष्ट अमीनो एसिड होता है। प्रत्येक tRNA के लिए अपना एक विशिष्ट अमीनो एसिड होता है जिसका एंटीकोडॉन इसके एंटीकोडॉन लूप पर उपस्थित होता है। अगर हम बात करें संरचना के बारे में तो tRNA की दो संरचना होती है, एक द्विविमीय 2D फिगर और एक 3D फिगर यानी त्रिविमीय संरचना। 2D संरचना में ये क्लोवर की पत्ती के समान दिखता है, जिसका वर्णन किया था रॉबर्ट हॉली ने 1964 में। उन्होंने बताया कि क्लोवर की पत्ती वाले मॉडल में tRNA के 4 भुजाएं होती हैं। एक होता है ग्राही भुजा, दूसरा होता है TIC भुजा, तीसरा होता है प्रतिकोडॉन भुजा और चौथा होता है DHU आर्म या DHU भुजा, डिहाइड्रोयूरिडीन भुजा। 3D फिगर में या कैपिटल L के शेप में दिखाई देता है, जिसके फिगर आपके बुक में दिया गया है। और उसके बाद आपने जाना कि एक्सेप्टर आर्म यानी ग्राही भुजा वह क्षेत्र है जहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ता है, वहाँ पर 3' सिरे पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी होता है और इसी वजह से इसे अमीनो एसिड भुजा भी कहते हैं। और अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल समूह है वह एडेनिन के सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। उसके बाद आपने जाना TIC भुजा। TIC भुजा पर T लूप होता है और यह हेल्प करता है tRNA को राइबोसोम से जुड़ने का। TIC भुजा का कार्य क्या है? राइबोसोम से जुड़ने में tRNA को सहायता प्रदान करता है। तीसरा है प्रतिकोडॉन भुजा, एंटीकोडॉन आर्म, जिसमें होता है एंटीकोडॉन लूप। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्टर आर्म पर कोई भी लूप नहीं होता। प्रतिकोडॉन भुजा पर एंटीकोडॉन लूप होता है जिस पर विशिष्ट एंटीकोडॉन उपस्थित होते हैं जो mRNA के कोडॉन के पूरक होते हैं। जैसे कोडॉन AUG है तो इसका पूरक है, A है तो U, U है तो A, G है तो C। ऐसे UAU का होगा क्या? AUA। उसी तरीके से अलग अलग कोडॉन के लिए अलग अलग एंटीकोडॉन tRNA पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद आपने देखा DHU आर्म। DHU आर्म का काम क्या होता है? एंजाइम स्थल होता है, इस पर एंजाइम जुड़ता है, वह एंजाइम अमीनो एसिड को tRNA से बाइंड करने में सहायता प्रदान करता है। बस ये था tRNA के बारे में संपूर्ण जानकारी, स्थानांतरण RNA के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें हम बुक में देखते हैं। देखिए स्थानांतरण RNA यानी ट्रांसफर RNA tRNA, यह सबसे छोटा RNA होता है। इनमें केवल 70 से 95 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तथा यह जल में विलय होते हैं, अतः इसे घुलनशील RNA
यानी सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं। टीआरएनए अणु किसको? अमीनो अम्ल को राइबोसोम्स तक ले जाते हैं, चाहे राइबोसोम कहिए चाहे एमआरएनए कहिए, क्योंकि मतलब समान नहीं होते हैं, एमआरएनए अलग है राइबोसोम अलग है, लेकिन एमआरएनए कहाँ पर? राइबोसोम से जाकर जुड़ जाता है। तो हमने बोला कि टीआरएनए अमीनो अम्ल को एमआरएनए पर लेके जाता है, ये भी सही है। या भी आप ये भी बोल सकते हैं कि टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लेके जाता है, ये भी सही है। राइबोसोम तक ले जाते हैं और राइबोसोम पर लगे एमआरएनए पर, देखिए आ गया, एमआरएनए पर यथास्थान जुड़कर अमीनो अम्ल अणुओं को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विशिष्ट क्रम में फिट करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है, ट्रांसलेशन, ठीक है, रूपांतरण, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया, छोटी प्रक्रिया नहीं है। अपना कार्य समाप्त कर टीआरएनए पुनः कोशिका द्रव्य में लौट जाता है। इसी वजह से इसे उपायोजक आरएनए यानी अडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह अमीनो अम्लों के उपायोजक यानी अनुकूलन के समान कार्य करता है। 20 अमीनो अम्ल के लिए लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 16 से 18% आरएनए टीआरएनए होता है, ये तो शुरुआत में ही बता दिए थे। संदेशवाहक आरएनए 204% और स्थानांतरण आरएनए 16 से 18% और राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा 80% पाया जाता है कोशिका में। टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन फंदा होता है जिसमें कूट यानी कोडॉन के पूरक क्षार मिलते हैं, जो आपको बताएं। एमआरएनए पर कोडॉन होता है, उसका पूरक एंटीकोडॉन टीआरएनए पर उपस्थित होता है। टीआरएनए के 3' एंड पर इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार छोर होता है जिससे अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट टीआरएनए होता है, बता चुके हैं, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट टीआरएनए होता है। यानी टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन UAC है उसके लिए एक अमीनो अम्ल कौन सा होगा? मेथियोनिन। उसी तरीके से अलग अलग रोध प्रकूट के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, ये मैं बताना भूल गया। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से थे? UAA, UAG और UGA। इन 3 कोडॉन के लिए कोई भी एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए नहीं पाया जाता। यानी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं कि रोध प्रकूट यानी टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन बताए हैं ना। स्टॉप कोडॉन क्या होता है? स्टॉप कोडॉन 3 प्रकार के होते हैं, UAA, UAG और UGA। अगर ये एमआरएनए पर आ गया तो वहीं पर प्रोटीन का बनना रुक जाता है, इसलिए इसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी टीआरएनए नहीं है। इसका एंटी कोडॉन बताइए क्या होगा? AUU। तो AUU वाला कोई भी एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए पाया ही नहीं जाता, टीआरएनए नहीं होता, वही कह रहे हैं। अब इसका देखिए UAG, AUC, इसका ACU। तो इस वाले इन टाइप वाले एंटी कोडॉन वाला कोई भी टीआरएनए नहीं पाया जाता, यानी स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। क्लियर है बात है? अब देखिए टीआरएनए की संरचना। टीआरएनए की संरचना द्विविमीय और त्रिविमीय होती है। द्विविमीय में यह क्लोवर की पत्ती के समान दिखता है और त्रिविमीय में यह कैपिटल L के आकार का होता है। रॉबर्ट हॉली ने 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल दिया। क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार टीआरएनए अणु में निम्नलिखित 4 भुजाएं होती हैं जो 2 विरोधी दिशाओं में स्थित होती हैं। ग्राही भुजा होता है, एक्सेप्टर आर्म होता है। इस भुजा में को अमीनो अम्ल भुजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अमीनो अम्ल जुड़ा होता है। इस भुजा में कोई लूप नहीं होता। टीआरएनए श्रृंखला के दोनों सिरे होते हैं। श्रृंखला के 3' छोर पर CCA क्षारकों के अनुक्रम से बना अंतिम कोडॉन होता है। अमीनो अम्ल अपने कार्बोक्सिल समूह द्वारा CCA में एडिनोसिन के सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। प्रतिकोडॉन भुजा जो होती है उसे ग्राही भुजा के ग्राही भुजा यानी एक्सेप्टर आर्म के विमुख यानी अपोजिट होता है। इसके छोर पर लूप होता है। लूप के छोर पर 3 क्षारकों का विशेष अनुक्रम होता है जिसे एंटी कोडॉन कहते हैं। या एमआरएनए के उसी कोडॉन का संपूरक होता है जिसमें अमीनो एसिड भुजा से जुड़ने वाले अमीनो अम्ल की सांकेतिक सूचना होती है। सब कुछ बता दिया गया। लूप के एंटी कोडॉन वाले सिरों को एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, इंड कहते हैं, ये भी बता दिया गया। T-साइज भुजा क्या होता है? यह भुजा टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ती है। इसके लूप पर राइबोसोम से जुड़ने के लिए अस्तर होता है। DHU यानी डिहाइड्रोयूरिडीन भुजा, यह इस भुजा में एंजाइम से जुड़ने के लिए एंजाइम स्थल होता है। वह एंजाइम द्वारा विशिष्ट सक्रियत अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है। ठीक है, ये उल्टा फिगर है, जो मैंने बताया है उसका अपोजिट है, यानी ये सिरा इधर जाएगा, ये सिरा उधर जाएगा। तो चाहे इससे समझ लीजिए, चाहे मैंने जो फिगर बनाया है उससे समझ लीजिए, बाकी बात एक ही आएगा। ये हो गया 2D फिगर और ये है 3D फिगर जो उल्टे L के शेप का है। ठीक, बस। अब इसके बाद आता है तीसरा आरएनए जो कि है राइबोसोमल आरएनए।
तो आइए देखते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसे स्मॉल आर आरएनए कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें व्हाइट बोर्ड पर। ये तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। जिसे कहते हैं स्मॉल आर आरएनए। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यह कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। कितना पाया जाता है? लगभग 80%। और इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्राणियों में प्रचुरता में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? तो आर आरएनए। अब हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं, नीट वाले सेक्शन में। ये हो गया पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट राइबोसोमल आरएनए के बारे में, कि यह कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए है, लगभग 80%। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यह कहाँ पाया जाता है? यह राइबोसोम में पाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम पर पाया जाता है। इसी वजह से इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। क्लियर है बातें? दो पॉइंट आपने जाना राइबोसोमल आरएनए के बारे में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा राइबोसोम में पाया जाता है, और इसी वजह से इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर राइबोसोम पर कैसे पाया जाता है। राइबोसोम में सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती हैं, आर आरएनए और प्रोटीन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से। राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो राइबोसोमल आरएनए यानी आर आरएनए, और प्रोटीन। अब याद रखेंगे कि राइबोसोम में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका होता है? प्रोटीन का या आरएनए का? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा आर आरएनए, यानी 65%। राइबोसोम का 65% भाग बना होता है आर आरएनए से, और 35% भाग बना होता है प्रोटीन से। क्लियर है बातें? राइबोसोम का भाग बनाता है आर आरएनए, इसी वजह से राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम का 65% भाग आर आरएनए का ही बना होता है, और बचा हुआ 35% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। क्लियर है बातें? अब चूंकि राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है या कोशिका वाले भाग में पढ़ा होगा। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S प्रकार का, और दूसरा होता है 80S प्रकार का। ठीक है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। याद करिए, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 70S 80S। 70S किस में पाया जाता है? 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? कोशिका वाले भाग में बताया गया क्लास 11th में, प्रोकैरियोटिक जीवों में। जीवों में नहीं, कोशिका में कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व
लवक में। याद करिए, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 70S और 80S। ये S जो लिखा होता है बताएंगे अभी, सेडबर्ग यूनिट होता है, अभी बस याद कर लीजिए 70S। 70S प्रकार का राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है? खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता 70S। यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यानी 80S प्रकार का राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक कोशिका में, सीधे ऐसे लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में। क्लियर है बातें? 70S कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, उसके कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है और लवक है उसमें तो 70S पाया जाएगा, लेकिन उसके कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का पाया जाएगा। ठीक, मुख्य जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक का वो है 80S प्रकार का। अब ये जो 70S प्रकार का राइबोसोम है ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, क्योंकि राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक और स्मॉल सब यूनिट होता है। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है, देखिए याद कर लीजिए कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अगर हम आपको फिगर दिखाएं तो इस तरह से ये हो गया लार्ज सब यूनिट और ये हो गया स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट और ये हो गया स्मॉल सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आपको फिर से दिखाते हैं, ये है लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, और ये होता है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट किससे जुड़े होते हैं? किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से दोनों सब यूनिट जुड़ते हैं, और ये स्मॉल सब यूनिट आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। ये हो गया स्मॉल सब यूनिट। तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम, उसमें जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 30S। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देखें तो जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या है? 50S कहते हैं, और स्मॉल सब यूनिट को 30S कहते हैं। याद करिए, राइबोसोम 70S प्रकार का बता रहे हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। 70S प्रकार के लार्ज सब यूनिट को कहते हैं 50S सब यूनिट, और स्मॉल सब यूनिट को कहते हैं 30S सब यूनिट। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लार्ज सब यूनिट है 50S, इसमें 2 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें पाया जाता है 23S RNA और 5S RNA। 2 प्रकार का RNA पाया जाता है इसके लार्ज सब यूनिट में। इसके लार्ज सब यूनिट में 2 प्रकार का 70S प्रकार के RNA में, राइबोसोम में के लार्ज सब यूनिट में 2 प्रकार का RNA पाया जाता है। कौन सा? 23S RNA और 5S RNA। यानी इस लार्ज सब यूनिट में 2 प्रकार का RNA पाया जाता है।
23s RNA और 5s RNA। और इसके स्मॉल सब यूनिट में केवल एक प्रकार का RNA पाया जाता है, वो होता है 16s RNA। यानी इसके 30s में पाया जाता है 16s RNA। क्लियर है बात? ये RNA का प्रकार है, 23s RNA, 5.8s RNA, 5s RNA और 16s RNA और होता है 18s RNA। तो अलग अलग प्रकार के RNA राइबोसोमल RNA होता है। और इसमें देखेंगे तो 70s में 2 सब यूनिट होता है, 50s और 30s। 50s में 2 प्रकार के RNA राइबोसोमल RNA पाया जाता है, 23s राइबोसोमल RNA, 5s राइबोसोमल RNA। इसके स्मॉल सब यूनिट में केवल एक प्रकार का राइबोसोमल RNA पाया जाता है, 16s। क्लियर बात? सेम इसी तरीके से 80s में भी यही होता है। 80s में 2 सब यूनिट होते हैं, 80s में भी 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है 60s जो कि होता है इसका लार्ज सब यूनिट, और 40s जो कि होता है इसका स्मॉल सब यूनिट। अब ये भी दोनों सब यूनिट आपस में Mg आयन के माध्यम से, मैग्नीशियम आयन के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता दें हम आपको, ये है इस राइबोसोम का 80s राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट, और ये है इसका स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, जो कि जुड़ा होता है Mg+2 आयन से, मैग्नीशियम आयन से। अब सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 50s में जो RNA पाया जाता था RNA, वैसे इसमें भी 60s में 3 प्रकार का राइबोसोमल RNA पाया जाता है। कौन कौन से हैं? 28s RNA, 5.8s RNA, 5s RNA। उसी तरीके से 40s में भी केवल एक प्रकार का राइबोसोमल RNA पाया जाता है, वो है 18s RNA। क्लियर है सारी बातें? यानी यहाँ पर देखें तो 80s राइबोसोम में जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60s होता है और स्मॉल सब यूनिट होता है वो है 40s। लार्ज सब यूनिट में कौन कौन से राइबोसोमल RNA पाए जाते हैं? 28s राइबोसोमल RNA पाया जाता है, 5.8s राइबोसोमल RNA पाया जाता है और 5s राइबोसोमल RNA पाया जाता है। साथ ही 40s में 18s राइबोसोमल RNA पाया जाता है। ठीक है, याद कर डालिए। ये सब कहानी पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताइए, घुमाने फिराने वाला, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है आपका भी दिमाग थोड़ा सा हट रहा होगा, दही का रायता फैल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, सिक्वेंशियल अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिक्स कर लोगे तो बहुत दिक्कत होगी। कुछ नहीं है, ऐसे याद करना है कि राइबोसोम बने होते 2 चीज़ों से, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70s 80s। 70s भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 80s भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड यानी लवक में, और 80s पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। 70s में 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट होता है 50s, स्मॉल सब यूनिट होता है 30s। इसके लार्ज सब यूनिट में 2 प्रकार का राइबोसोमल RNA पाया जाता है, 23s RNA और 5s RNA, और इसके स्मॉल सब यूनिट में 16s RNA। हो गया क्लियर? 80s पे आते हैं, 80s पे भी 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज बना होता है 60s RNA के राइबोसोम से, और स्मॉल को कहते हैं 40s सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में 3 प्रकार के राइबोसोमल RNA होता है, 28s RNA, 5.8s RNA और 5s RNA। और स्मॉल सब यूनिट में जो कि 40s है उसमें पाया जाता है 18s RNA। सारी बातें क्लियर? अब एक पॉइंट और कि चूंकि ये राइबोसोम है, ये क्या है? RNA है। तो RNA है तो RNA बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से,
तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि बताइए 28 पूछ लिया जाता है कि बताइए 23S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या 16S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्योंकि आरएनए है ना, तो आरएनए तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो इनकी संख्या भी निश्चित होती है। तो 23S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद कर लीजिए 2904 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। 5S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 120 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 16S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 1542 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सेम इसी तरीके से 28S आरआरएनए में कितने होते हैं, 4718 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5.8 में 160 न्यूक्लियोटाइड, 5S में 120 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और 18S में होता है 1874 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बस ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी राइबोसोमल आरएनए से रिलेटेड। मेन पार्ट यही है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने सारी चीज़ें देख ली कि 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। इसके दो सब यूनिट होते हैं 50S और 30S। 50S में पाया जाता है कौन कौन सा राइबोसोमल आरएनए, 23, 5S, और 30 में 16S। 23S आरआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2904। 5S आरएनए में 120, 16S में 1542 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वहीं अगर आप देखें SCS राइबोसोम को, तो SCS राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसके भी तो सभी यूनिट होते हैं 60S और 40S। 60S में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, 28S, 5.8S और 5S आरआरएनए, और इसके सब स्मॉल सब यूनिट में 18S आरआरएनए पाया जाता है। 28S आरआरएनए में 4718 न्यूक्लियोटाइड होता है, 5.S में 160, 5 में 120 और 18S में 1874। ये न्यूक्लियोटाइडों की संख्या है, यानी इतने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये इस प्रकार का आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बनता है। ये हो गया राइबोसोमल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो S शब्द है, इस S शब्द को कहते हैं श्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट याद कर डालिए। ठीक, ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन आखिरी प्रकार के आरएनए राइबोसोमल आरएनए का, यानी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है राइबोसोमल आरएनए। ठीक, जो कि कुल आरएनए का 80% भाग होता है, या राइबोसोम पर पाया जाता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरआरएनए का और 35% भाग प्रोटीन का होना होता है। आरआरएनए प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर राइबोसोम की उप इकाई बनाते हैं। अतः आरआरएनए, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरआरएनए जो होती है वो संरचनात्मक अणु है, क्योंकि ये राइबोसोम की संरचना को बना रही है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है। अतः आरआरएनए संरचनात्मक अणु है, यानी ये कोई कार्य नहीं कर रहा, राइबोसोमल आरएनए कोई काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ संरचना बना रहा है। किसकी? राइबोसोम की संरचना बना रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखें एमआरएनए और टीआरएनए को, तो ये काम करते हैं। एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से सूचना को लेकर कोशिका द्रव्य में आता है। टीआरएनए क्या करता है? अमीनो अम्ल को पकड़ कर राइबोसोम तक लेकर आता है। तो ये दोनों काम करते हैं। इस वजह से क्या कह सकते हैं, एमआरएनए और टीआरएनए संक्रियात्मक यानी फंक्शनल अणु हैं, कार्यात्मक अणु हैं, कार्य करते हैं। संक्रियात्मक यानी क्रियात्मक अणु कह लीजिए, फंक्शनल कह लीजिए, जो काम करते हैं। लेकिन राइबोसोमल आरएनए कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ संरचना बनाता है। किसकी संरचना बनाता है? राइबोसोम की संरचना। तो इस लाइन को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि राइबोसोमल आरएनए संरचनात्मक अणु है, जबकि एमआरएनए और टीआरएनए कार्यात्मक अणु हैं, यानी फंक्शनल अणु हैं। आप ये देख सकते हैं, ये राइबोसोम का फिगर है, इसका ये लार्ज सब यूनिट है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका लार्ज सब यूनिट है।
और ये इसका स्मॉल सब यूनिट है। ठीक, अब ये किसके बने होते हैं? दो चीज़ों से, प्रोटीन और आरएनए। आरएनए कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65, और प्रोटीन पाया जाता है 35%। बाकी सारी डिटेल आपको बता दी गई। यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं, उनमें पाए जाने वाले आरएनए भी भिन्न होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S कहलाता है, और इसका सबसे बड़ा यूनिट 50S और छोटा सब यूनिट 30S होता है। 50S सब यूनिट में 23S 5S आरएनए तथा 30S में 16S आरएनए होता है। सब कुछ बता दिया गया। 5S आरएनए में केवल 120 न्यूक्लियोटाइड, 16S आरएनए में 1542 और 23S आरएनए में 2904 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इनका सब बड़ा सब यूनिट 60S और छोटा सब यूनिट 40S होता है। 60S में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 28S, 5.8S और 5S। छोटे 40S सब यूनिट में 18S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इनके 5S आरएनए में 120 न्यूक्लियोटाइड, 5.8 में 8S आरएनए में 160 और 18S आरएनए में 1874 और 28S आरएनए में 47 और 18 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। राइबोसोम की यूनिटें और उनमें पाए जाने वाले आरएनए को S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में S मानक को स्योडबर्ग यूनिट कहते हैं। यह आरएनए अणुओं की अवसादन दरों यानी सेडिमेंटेशन रेट को प्रदर्शित करता है, और इसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अन्य प्रकार के राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें आता है पहला लघु केंद्रकीय आरएनए, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SNRNA कहते हैं। इनके बारे में दो लाइनें याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। केंद्रक में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे लघु केंद्रकीय आरएनए कहते हैं। mRNA और आरएनए के बनने में सहायता करते हैं, इसके संश्लेषण में। किसके? mRNA और tRNA के संश्लेषण में मदद करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु केंद्रकीय आरएनए। इसके अणु 100 से 215 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, यानी ये सबसे छोटा तो नहीं है। सबसे छोटा कौन है? tRNA, क्योंकि tRNA में कितने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? लगभग 70 से 95। इसका नाम भले ही लघु केंद्रकीय आरएनए रखा गया है, लेकिन ये लघु नहीं है, सबसे छोटा आरएनए नहीं है। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? tRNA, याद रखेंगे। अब केंद्रकीय क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्रक में पाया जाता है। कार्य क्या है? mRNA और tRNA के संश्लेषण में मदद करना। दूसरा, छोटे कोशिका द्रव्यीय आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जिसे scRNA कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में होते हैं और राइबोसोम्स को अंतःप्रद्रव्य जालिका से जोड़ने में मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम्स को अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। तीसरा आता है उत्प्रेरक आरएनए यानी कैटालिटिक या एंजाइमेटिक आरएनए। कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये काम करता है 28S आरएनए, और प्रोकैरियोटिक में काम करता है 23S आरएनए। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण में अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंधों के बनने में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बताइए कैटालिटिक आरएनए कौन कौन से होते हैं? कैटालिटिक आरएनए, उत्प्रेरक आरएनए कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक में 28S आरएनए और प्रोकैरियोटिक में 23S आरएनए। ये आरएनए उत्प्रेरक आरएनए का कार्य करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने के समय अमीनो अम्लों के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उसको जुड़ने में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट, जीनी आरएनए। तो बताए हैं कि कुछ आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं कुछ विषाणुओं में, जैसे टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटीज, इन सब के बारे में बताया गया है। तो कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इस आरएनए के अणु एक सूत्रीय, द्विसूत्रीय, वलीय या रैखिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं उन्हें जेनेटिक आरएनए कहते हैं। आखिरी, राइबोजाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोजाइम क्या होता है, बार बार पूछा गया है। तो ऐसे आरएनए अणु जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इनको राइबोजाइम्स कहते हैं। इसकी खोज किए थे 1980 में थॉमस सेक और सिडनी अल्टमान ने। इन्होंने पता लगाया कि कुछ आरएनए अणु जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, इनको राइबोजाइम्स का नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोजाइम क्या होता है? तो कुछ आरएनए
कुछ आरएनए जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बायो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे आरएनए को राइबोजाइम्स कहते हैं। राइबो मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड और जाइम्स मतलब एंजाइम्स। तो ऐसे आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड जो एंजाइम्स की भांति कार्य करते हैं या जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? थॉमस सेक और सिडनी अल्टमान ने। बस ये था आज का टॉपिक। संपूर्ण बातें आरएनए के बारे में हो चुकी। अब इसके बाद आता है अनुलेखन क्या होता है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके नीट में पूछे हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि आरएनए से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए हैं। देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में कि मूल प्रवाह यानी सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह चित्र है। यहाँ पर आपको मैंने बताया भी है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ए, बी, सी और डी, इसका मतलब बताना है। तो बताना है कि ए क्या है यहाँ पर। तो आपको पता है, मैंने बताया कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण। तो ए क्या हो गया? प्रतिलिपिकरण। डीएनए से एमआरएनए बनता है, क्या कहलाता है? अनुलेखन। ठीक है। और उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये क्या कहलाता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या कहलाता है? रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन। ठीक है। और डी क्या है? प्रोटीन बनता है। यही बताया है ना आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ऑप्शन देख लीजिए, ए प्रतिलिपिकरण, बी अनुलेखन, सी पारक्रमण गलत है, ए रूपांतरण गलत, ए प्रतिलिपिकरण, बी अनुलेखन, सी रूपांतरण और डी प्रोटीन। ऑप्शन सी सही होगा। ये हो गया एक क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ ये देखिए, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए तीनों प्रकार के आरएनए इंपॉर्टेंट होते हैं। संदेशवाहक आरएनए भी जो डीएनए से सूचना लेकर कोशिका द्रव्य में आता है, और स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए जो अमीनो अम्लों को लेकर राइबोसोम तक पहुंचता है, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को ही बनाता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी एमआरएनए भी इंपॉर्टेंट, टीआरएनए भी इंपॉर्टेंट, आरआरएनए भी इंपॉर्टेंट। एसआईआरएनए का कोई भी रोल नहीं होता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये देखें, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? अब होना चाहिए लिख देने से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन नहीं, मत कंफ्यूज हो जाइए। जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बस उसी को आंसर लगा दीजिए। तो कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आरआरएनए। कितना पाया जाता है? 80% के पास पूछा गया नीट 2017 में। उसके बाद बस इतना ही क्वेश्चन आपके अभी तक आए हैं। अब यहाँ पर भी चाहे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट मतलब स्टार्ट कोडॉन यानी इनिशिएशन कोडॉन। कौन सा बताए थे? AUG जो मिथियानिन को कोड करता है। ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन डी सही होगा। लगा सकते हैं लेकिन अभी छोड़ देते हैं, जब हम कोडॉन बताएंगे तब। ठीक है, बस ये था इस टॉपिक से रिलेटेड नीट के में पूछे हुए क्वेश्चन, और आरएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई। अब इसके बाद जो प्रक्रिया आती है वो है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए से कैसे आरएनए का निर्माण होता है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, टीआरएनए को किन किन नामों से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए का कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए के द्विविमीय संरचना किस प्रकार दिखाई देती है और त्रिविमीय संरचना किस प्रकार दिखाई देती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए के किस सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए के किस भुजा के मदद से टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडॉन किस भुजा पर पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए लगभग कितने प्रकार की टीआरएनए पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? नेक्स्ट, राइबोसोम में
राइबोसोमल आरएनए कितना प्रतिशत पाया जाता है, प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट, 70S प्रकार का राइबोसोम किन जीवों में और कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80S प्रकार का राइबोसोम किन जीवों में और कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70S प्रकार में 2 सब यूनिट कौन कौन से होते हैं और उनमें पाया जाने वाला राइबोसोमल आरएनए कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट, 80S राइबोसोम में कौन से 2 सब यूनिट पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन आरएनए में। बस इतने क्वेश्चन के आंसर आप अपने कॉपी में भी नोट करिए और हो सके तो हमारे वीडियो के कमेंट में भी उसका आंसर दीजिए। और आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।